गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले चैप्टर में भारत की बहुत सी वैभवपूर्ण अतीत के बारे में, भारतीय उपलब्धियों के बारे में, जो भारतीयों द्वारा संसार में जो उपलब्धियां हासिल की गई उन सब के विषय में बात की थी। आज हम भारतीय इतिहास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। अब ये स्वर्णिम पृष्ठ कैसे हैं? क्योंकि ये जो हमारा भारतीय इतिहास है ये बड़ा ही गौरवपूर्ण रहा है, इसलिए इस इतिहास के जो पन्ने हैं वो एक तरह से स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं और इन्हीं स्वर्ण अक्षरों को पढ़ते हुए हम हमारे इतिहास के विषय में जानकारी हासिल करेंगे और जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है उसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता से हमारे भारतीय इतिहास की जो प्रारंभ माना जाता है, उसके पश्चात वैदिक सभ्यता और उसके बाद में महाजनपद युग, महाकाव्य काल, और उसके बाद में हमने जब बात की थी कि जैन और बौद्ध जो धर्म थे उनका भी उद्भव हुआ। तो यहाँ पर जब हम महाजनपद काल की बात करते हैं तो महाजनपदों में हमने बात की थी कि उत्तर भारत लगभग उस समय 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग। और इन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद मगध भी था। आगे चल करके मगध महाजनपद एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया और उसने लगभग सभी महाजनपदों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। इस प्रकार से मगध के अंतर्गत सर्वप्रथम जो राजवंश जिसने शासन किया वो हर्यक वंश था और उसके बाद में शिशुनाग वंश, उसके बाद में नंद वंश और नंद वंश के बाद में मौर्य वंश का शासन हम मगध के अंतर्गत देखते हैं। और मौर्य वंश के समय ही उत्तर भारत में राजनीतिक एकता भी हमको दिखाई देती है, अर्थात मौर्य काल के समय मगध इतना अधिक शक्तिशाली हो गया था कि उसने आसपास के सभी महाजनपदों के क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था और एक राजनीतिक एकता की स्थापना की थी। तो यहाँ पर हम मौर्य साम्राज्य से ही हमारे इस भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इतिहास में हम किसी भी विषय से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए हमें सर्वप्रथम सोर्सेज की, स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें मदद मिल सकती है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर मौर्य साम्राज्य को जानकारी के जो स्रोत हैं उनके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। देखिए, एक तो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र पुस्तक से हमको इस समय की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो है इंडिका है, मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई। यद्यपि ये पुस्तक अभी अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, परंतु इसकी कुछ उद्धरण यूनानी जो लेखक हैं उनकी पुस्तकों में मिलते हैं। मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त द्वारा का जो नाटक है मुद्रा राक्षस, उससे भी हमें इस काल की जानकारी मिलती है। सोमदेव का कथा सरित सागर है। इसके अलावा क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी है। भद्रबाहु का कल्प सूत्र है। जो रुद्रदामन है शक उसका जूनागढ़ अभिलेख है। अशोक के अभिलेख हैं और इसके अलावा जो यूनानी यात्रियों के विवरण हैं, इन सब से हमको मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। आगे हम बात कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, इसके अलावा विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, अशोक के अभिलेख, यूनानी विवरण, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सोमदेव की कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी, भद्रबाहु का कल्प सूत्र आदि ये सभी मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत हैं। आगे हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो सबसे पहले शासक बने वो बने चंद्रगुप्त मौर्य और इन्होंने ही मगध में मौर्य वंश की नींव रखी। ऐतिहासिक स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य, जिसे हम विभिन्न नामों से जानते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी इनका नाम था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध के नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके, नंद वंश का जो अंतिम शासक उस समय था वो था घनानंद, उसे पराजित करके और मगध में मौर्य वंश की नींव रखी। आगे हम बात करते हैं तो कब रखी? लगभग 322 ईसा पूर्व के आसपास
चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अपना शासन स्थापित किया। चंद्रगुप्त संज्ञा, जो चंद्रगुप्त का नाम है, सबसे पहले जो प्राचीनतम हमें अभिलेखों में जो चंद्रगुप्त का नाम मिलता है, वो सबसे जो प्राचीनतम नाम हमको मिलता है वो मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। अर्थात सर्वप्रथम संभवतः रुद्रताम्र के जूनागढ़ अभिलेख में ही चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त मिला है। इसके अलावा हम बात करते हैं प्लूटार्क के कथन की। तो प्लूटार्क जो यूनानी एक यात्री थे, लेखक थे, उन्होंने भी ये बात कही है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर के और संपूर्ण भारत को रौंद डाला। अर्थात 6 लाख की सेना चंद्रगुप्त मौर्य की इन्होंने बताई है और इन्होंने बताया है कि इन्होंने संपूर्ण भारत पर इस सेना के माध्यम से अपना अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर ये कथन चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य कौन सा है, जूनागढ़ अभिलेख है, ये सब छोटे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में। इसके अलावा साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो देखिए चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो पश्चिमोत्तर यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में ईरान की सीमा से लेकर के और उत्तरी कर्नाटक यानी कि भारत के दक्षिण के अंतर्गत उत्तरी कर्नाटक तक और पूर्व दिशा में मगध जो वर्तमान बिहार झारखंड का जो क्षेत्र आता है, तो पूर्व में मगध से लेकर के और पश्चिम में सौराष्ट्र अर्थात गुजरात तक इनका साम्राज्य विस्तार था। तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ इनका युद्ध हुआ चंद्रगुप्त का। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर जो यूनानी आक्रमणकारी था सिकंदर, उसका एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ जिसके अंतर्गत सेल्यूकस पराजित हुआ और पराजय होने के कारण से सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया और साथ ही साथ कुछ पश्चिमोत्तर के कुछ जो प्रदेश सेल्यूकस के अधिकार क्षेत्र में थे वो भी दहेज के रूप में चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त ने भी भेंट स्वरूप 500 हाथी सेल्यूकस को दिए और इसके साथ साथ सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे हम बात कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त की दक्षिण भारत की विजय के संबंध में जो जानकारी हमको प्राप्त होती है वो हमें 2 तमिल ग्रंथों से प्राप्त होती है। एक तो एहनानूर और दूसरा मोरनानूर। ये 2 तमिल ग्रंथ हैं जिनसे हमें दक्षिण भारत की विजय के बारे में, चंद्रगुप्त की विजय के बारे में हमको पता चलता है और इसके साथ साथ अशोक के अभिलेखों से भी हमें चंद्रगुप्त की दक्षिण भारत विजय के संबंध में जानकारी मिलती है। आगे हम बात करेंगे चंद्रगुप्त जो था उसने अपना जो अंतिम समय है, अंतिम जीवन के अंतिम समय में जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर के और कर्नाटक के जो मैसूर जिला है, मैसूर जिले के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जाकर के और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक जैन विधि संलेखना विधि है जिसके अंतर्गत उपवास के द्वारा शरीर त्यागा जाता है। इस संलेखना विधि के द्वारा उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो आज हमने बात की मौर्य साम्राज्य के विषय में, जानकारी के स्रोतों की और साथ साथ प्रथम जो इस वंश का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य उसके विषय में। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।